नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने गए। इस दौरान आधारशिला रखी गई और करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत से बनाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से यूपी के विकास का रास्ता निकाला जाएगा। पीएम ने कहा कि मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति, प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। आज शाहजहांपुर में ऐतिहासिक अवसर है। आज यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। करीब 600 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम मोदी ने यह कहा कि यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ, ये आप लोगों ने भली भांति देखा। ये एक्सप्रेसवे में मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जोधापुर दाड़ू गांव तक जाएगा और ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के अलावा अमरोहा से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह से बन जाने के बाद राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा। यह हवाई पट्टी वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने की सहायता देगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक औद्योगिक गलियारा भी बनवाने का प्रस्ताव है और ये एक्सप्रेसवे करीब 76 से होकर गुजरेगा। ऐसे में भूमि अधिग्रहण का काम तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि करीब 98% भूमि को अधिग्रहित कर भी लिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लुभाने की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए बीजेपी अगले साल जनवरी में दूसरे हफ्ते में ही प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली की तैयारियों में जुट चुकी है। ये रैली राजधानी लखनऊ में होगी और जानकारी मिली है कि बीजेपी लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की इस मेगा रैली के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का प्लान बना रही है। ये रैली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले होगी और सूत्रों के मुताबिक 9, 10 या फिर 11 जनवरी को पीएम मोदी लखनऊ में रैली कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह रैली पीएम मोदी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। यूपी बीजेपी की 19 दिसंबर से शुरू हो रही 6 क्षेत्रों में यात्राओं का समापन भी इसी दिन राजधानी लखनऊ में होगा। इस रैली को बीजेपी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कराने की तैयारी कर रही है। तो वहीं अपनी पार्टी के नेताओं पर आयकर छापों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे बीजेपी को हार का डर सताएगा, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे और अभी इनकम टैक्स विभाग आया है, फिर ईडी और सीबीआई भी आएगा। अब इनकम टैक्स विभाग भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गया है। बीजेपी के पास कोई नया रास्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सरकार से टकराएगा उस पर और मामले दर्ज होंगे। सपा नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज किया गया, जनता ने जवाब दिया। और अखिलेश यादव ने छापे की खबर आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छापेमारी की कार्रवाई चुनाव को देखते हुए की जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि इनकम टैक्स रिटर्न निकालने के समय क्यों नहीं देखा गया। सपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी और नेता इससे डरने वाले नहीं हैं। आयकर विभाग की टीम ने शनिवार की सुबह लखनऊ, मैनपुरी और मऊ में अखिलेश यादव के करीबियों और सपा नेताओं के घर और दफ्तरों में छापेमारी की है। बताते चलें कि मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेन्द्र यादव और मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के ठिकाने पर छापे की कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जनता का चुनाव है, सीबीआई और आयकर विभाग का चुनाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवाद लिए बिना, लाए बिना राम राज्य नहीं आ सकता और साथ ही कहा गया कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी
और रायबरेली में हर सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं इन छापों पर सपा प्रवक्ता राजीव राय ने भी कहा कि ये आईटी विभाग है, मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या काला धन नहीं है। मैं लोगों की मदद करता हूं और सरकार को ये पसंद नहीं आता। ये उसी का परिणाम है। आप कुछ भी करेंगे तो वीडियो बनाएंगे, एफआईआर कराएंगे, बेवजह केस लड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। चलो आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लो। हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? कोई भी मतलब आंदोलन शासन मतलब कोई काम नहीं करना है। इन लोग को मौका चाहिए। ये वीडियो बनाएंगे, जाके एफआईआर करेंगे। मैं नहीं चाहूंगा मेरे साथ सिंपल इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। लोगों को मदद करना भाजपा को खल गया, इसलिए मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है। कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग सुनो, रुको यार, रुको आप। कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से एफआईआर आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे। अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं जो बाहर कर रहे हैं उसको करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। कुछ ये लोग कहाँ से आए भैया, क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले लोग हैं। कहाँ से आए? मौसी की बात से बनारस से लोगों का, नहीं तो सुबह बेडरूम में घुस गए। आपसे तो वहीं एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी लोगों को लुभाने का काम कर रही है, दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक आम आदमी को सरेआम पीट डाला। भीड़ ने इस व्यक्ति को इस कदर पीटा कि वो जमीन पर गिर पड़ा और लोगों से न पीटने की अपील करने लगा। लेकिन भीड़ व्यक्ति को मारती चली गई, उसकी एक नहीं सुनी और उसे बुरी तरह पीट दिया गया। व्यक्ति लहूलुहान हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। आपको बता दें कि पूरा मामला बरगद चौराहे का है। तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं जो कि बरगद चौराहे की है, जहां पर देखिए किस तरीके से ये जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के इस शख्स को पीट रहे हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि पहले लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। तो वहीं केंद्र के इस फैसले का जहां कई लोगों ने स्वागत किया, वहीं एआईएमआईएम के सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसी पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। इससे बेहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से छोड़ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि 18 साल से लोग कानूनी तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, चुनाव में प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में भारत का नागरिक यौन शोषण बना सकता है, बिना शादी के साथ रह सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता। 18 साल के किसी भी मर्द और औरत को शादी करने का हक होना चाहिए। कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र के लोगों को बालिग समझा जाता है और उन्हें अपनी निजी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का हक है। तो शादी के मामले में ऐसी रोक-टोक आखिर क्यों? रुक करेंगे पंजाब का, जहां पंजाब चुनाव को देखते हुए किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने चंडीगढ़ से अपनी संयुक्त संघर्ष पार्टी का ऐलान कर दिया है।
नई पार्टी के ऐलान के बाद गुरनाम चढ़ूनी ने यह भी कहा कि राजनीति प्रदूषित हो गई है, इसे बदलने की जरूरत है। पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले नीति निर्माताओं, पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बनाई जा रही हैं। आम आदमी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इसीलिए हम अपनी एक नई पार्टी, संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी पंजाब चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। देश में पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन आज देश में बदलाव की जरूरत है। इन पार्टियों को राजनीति को व्यापार बना लिया है और राजनीति में बदलाव लाने के लिए, राजनीति को शुद्ध करने के लिए हमने अपनी नई धर्मनिरपेक्ष पार्टी, संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च की है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बिजनेस बना लिया है। पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा बनाना इनका काम हो गया है। इसके साथ ही किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी पूंजीवाद को लेकर भी तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में करीब 97% लोगों की आमदनी घटी है, सिर्फ 3% लोगों की आमदनी बढ़ी। गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता जा रहा है। पूंजीवाद के हित के लिए ही नीति बनाई जा रही है और आम आदमी के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी संयुक्त संघर्ष पार्टी धर्मनिरपेक्ष और जाति निरपेक्ष होगी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂ। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज नवी मुंबई में धनसोली के एक स्कूल के 16 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उन्हें स्थानीय कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती भी करा दिया गया है। दरअसल नवी मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि ये 8वीं से 11वीं कक्षा तक के छात्र हैं। अधिकारी ने जानकारी दी कि इनमें से एक छात्र के पिता 9 दिसंबर को कतर से लौटे थे और वो धनसोली के गोथीवली में परिवार के साथ रहते थे और उनकी कोविड-19 जांच नेगेटिव आई है। लेकिन जब उनके परिजन की जांच की गई तो स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला उनका बेटा संक्रमित पाया गया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद शेतकरी शिक्षण संस्था के सभी छात्रों की जांच की गई और अब तक कुल 16 छात्रों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन में अब तक स्कूल के 811 छात्रों की जांच की गई। शनिवार को 600 छात्रों की जांच और भी की जाएगी। ये छात्र वाशी में कोविड देखभाल केंद्र में फिलहाल भर्ती हैं और कल 375 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया गया था। बता दें कि आज यूपी में गाजियाबाद में भी ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 113 पहुंच गई। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 3 दिसंबर को मुंबई से जयपुर होते हुए ये दंपति कार से गाजियाबाद लौटा था। तो वहीं सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास एक ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ ने शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार की रात 11:10 पर पाकिस्तानी सीमा की तरफ से भारतीय सीमा की तरह आकाश में चमकती हुई कोई चीज आती दिखाई दी। ये चमकने वाली चीज धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पार होती हुई भारतीय सीमा में 300 मीटर अंदर और भारत पाक सीमा पर लगाई गई फेंस से 150 मीटर भारतीय सीमा के अंदर आ गई और ऐसे में बीएसएफ कर्मियों को शक हुआ कि वो एक ड्रोन ही है। ऐसे में इसे विभिन्न उपकरणों जैसे की मदद से चारों तरफ से घेरा गया और नीचे उतार लिया गया। ड्रोन जब नीचे उतारा तो पता चला कि वो चीन में बना हुआ ड्रोन था। सुरक्षा से जुड़े एक आला अधिकारी ने मुताबिक चीन लगातार पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है, जिनके जरिए पाकिस्तान भारतीय सीमा में जासूसी के अलावा हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थ पहुंचाकर खूनी साजिश रच रहा है। ऐसे में अधिकारी के मुताबिक इस चीनी ड्रोन के पकड़े जाने के बाद इस शक को और बल मिलता है कि जम्मू एयरबेस पर हुआ हमला भी चीनी ड्रोन के जरिए ही कराया गया था।
बीएसएफ के मुताबिक ड्रोन से विस्फोटक हथियार या फिर ड्रग्स क्या लाया गया, इस बारे में ड्रोन का संचालन कहां से किया जा रहा था, इस ड्रोन के जरिए क्या क्या फोटोग्राफ्स खींचे गए थे, इसकी तलाश फिलहाल बीएसएफ और स्थानीय पुलिस का तलाशी अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों को शक है कि इस ड्रोन के जरिए सीमा के अंदर कई चीजें जरूर गिराई गई हैं। साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा पर इस समय ड्रोन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यही कारण है कि पिछले सप्ताह राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एंटी ड्रोन सिस्टम सुरक्षा बलों को दे दिए थे। साथ ही झारखंड के रांची में चल रही राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह आपा खो बैठे और स्टेज पर ही उन्होंने एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया। रांची के इस खेलगांव के शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता के दौरान ये घटना हुई है। युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ने के बाद ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। दरअसल अंडर 15 की राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के एक वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद को युवा पहलवान को बार बार थप्पड़ मारते हुए देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस युवक को थप्पड़ मारा गया उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा थी। उसकी उम्र जानने पर उन्हें प्रतियोगी से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद वो मंच पर पहुंचा और मुख्य अतिथियों और न्यायाधीशों से अनुरोध करने शुरू कर दिए, जिसके बाद बीजेपी सांसद आपा खोते हुए युवक को पीटने लगे। रांची में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान ये जो वीडियो है वो तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी सांसद किस तरीके से युवा पहलवान को पीट रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही 64 वर्षीय बृजभूषण शरण सिंह यूपी के केसरगंज से लोकसभा के बीजेपी से सांसद हैं। इसके अलावा उन्होंने गौड़ा लोकसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया है।